धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो नाव चांदी की परछाई बनकर आगे बढ़ती रही। उसमें ध्रुव और उसके साथी बैठे हुए थे और सफर पूरा करने की बेताबी महसूस करने लगे थे। तभी ध्रुव को अपने पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दी। लाओ, मैं चला लेती हूँ, तुम काफी वक्त से चला रहे हो। वैसे कितने दिन हो गए हमें इस सफर में? इस पर ध्रुव ने जवाब दिया, 16 दिन के आसपास हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हम कुछ दिनों में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इतने में परी ने वो नाव चलानी शुरू की। ध्रुव धीरे से बैठा और उसने एक गहरी सांस ली। फिर कुछ पलों तक बाहर के अंधेरे को देखने के बाद उसने पलट कर परी से कहा, परी, फिलहाल हमारे पास पॉइजन बॉडी को काबू करने के लिए हर चीज रखी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास रैंक 7 की जगह रैंक 6 के तिलस्मी जहरीले ड्रैगन का तिलस्मी पत्थर है, इसलिए शायद असर सबसे ज्यादा नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं जानता कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए और रैंक 7 का तिलस्मी पत्थर ढूंढते रहना चाहिए। ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और अगर गलती से कोई ऐसा पल आ जाता है जिसमें तुम्हारी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगे, तो हम ये रैंक 6 का तिलस्मी पत्थर ही इस्तेमाल कर लेंगे। ये सुनकर परी ने ध्रुव को जवाब दिया, देखो ध्रुव, इस मामले में तुम्हें जो सही लगे वो कर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इतना कहकर परी ध्रुव की आंखों में देखने लगी कि तभी अचानक वो नाव बहुत जोर जोर से कांपने लगी। उस कपकपी में वहाँ का माहौल बहुत अजीब हो गया, जिसे महसूस कर ध्रुव और परी दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि आगे की तरफ की दीवारें अचानक से काफी कमजोर हो गई थी। एक झलक में ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो नाव बाहर के अंधेरे की तरफ जा रही थी। उस कपकपी को महसूस कर टीना और करिश्मा हड़बड़ा कर बाहर आए और उन्होंने ध्रुव से पूछा, क्या हो गया? ये अचानक से नाव क्यों हिलने लगी है? ये कहते ही अचानक से दोनों की नजर सामने की धुंधली पड़ती दीवारों पर पड़ी और उनके चेहरों पर फिक्र नजर आने लगी। तभी टीना ने भारी आवाज में कहा, मारे गए, इस इलाके की दीवारें तो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। किसी बाहरी शक्ति ने इस इलाके पर हमला कर दिया है। संभल कर रहना ध्रुव भैया, कोई तो बाहरी शक्ति है जिसने हमला कर दिया है। तो बाहरी शक्ति के हमले करने पर क्या हो सकता है टीना? ध्रुव के सवाल का जवाब देने से पहले टीना थोड़ा झिझकने लगी, जिसके बाद उसने हिम्मत बांध कर कहा, सच कहूँ तो ध्रुव भैया, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आयामों की दीवारें कमजोर पड़ जाएं, तो इस जगह पर आसानी से तूफान आ सकता है। ऐसे किसी तूफान में फंसना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब तक हम महाशक्ति पूर्वज ना हो, तब तक ऐसे तूफानों से जिंदा बचना हमारे लिए नामुमकिन होगा। अब तो हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। मेरे ख्याल से हम मध्य इलाके के बहुत पास हैं। परी, इस नाव की रफ्तार धीमी करो, जल्द, और संभल कर रहना, क्योंकि धुंधली दीवारों से जरूर एक अजीब सा खिंचाव हमें उस तरफ खींचेगा। इस दौरान परी के चेहरे पर भी हल्की घबराहट नजर आ रही थी। उसने तुरंत अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की और अगले पल उस नाव को पूरी तरह से ढक लिया। ऐसा करते ही वो रफ्तार धीमी करते हुए लगातार आगे बढ़ती गई। ध्रुव और उसके साथी अगले 2 दिनों तक तो आगे बढ़ते रहे। इन 2 दिनों में वो धुंधली दीवारें और ज्यादा धुंधली होती हुई नजर आ रही थी। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो काले धब्बे तक दिखाई देने लगे थे। उसमें से इतना तेज खिंचाव आ रहा था कि वो नाव जरूर खिंचते हुए बाहर चली जाती अगर परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न किया होता। उसकी शक्तियों ने नाव को संभाल लिया था, मगर फिर भी वो सफर काफी खतरनाक साबित हो रहा था। सभी की किस्मत अच्छी थी कि हालात ऐसे होने के बावजूद उस जगह पर कोई तूफान नहीं आया। इस बात से ध्रुव और उसके साथी चैन की सांस लेने लगे। लेकिन सफर के आखिरी दिन पर जब उन लोगों को लगने लगा कि वो सही सलामत मंजिल पर पहुंचने वाले थे, तभी एक अजीब सी आवाज सभी को सुनाई देने लगी। इस आवाज के चलते सभी के चेहरों का रंग बदल गया और वो आसपास नजरें घुमाते हुए उस कड़कड़ाती आवाज का पता लगाने लगे। जो चीज ध्रुव और उसके साथियों के सामने आई वो दरअसल एक तूफान ही था। उस खतरनाक तूफान ने उस सुरंग को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें से लगातार खिंचाव निकलता रहा। उस खिंचाव से वो नाव बहुत तेजी से कांपने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि वो टूटने ही वाली थी। तूफान को देखते ही टीना के चेहरे का रंग बदल गया और वो परेशानी में उसकी तरफ ही देखती रही। वो देख रही थी कि कैसे सुरंग के अंदर चांदी के रंग का बवंडर दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इस दौरान ध्रुव ने भी उस बवंडर की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, क्या यही वो तूफान है जिसकी तुम बात कर रही थी? बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक ताकत तो किसी शक्ति पूर्वज तक में नहीं होगी। इस पर टीना ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और उसके चेहरे के डर को देखकर डॉक्टर परी ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनते ही टीना ने अपने डर को काबू करते हुए हिम्मत बांध कर कहा, हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है, जोर आजमाइश से हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। मेरे हिसाब से हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अगर हम कैसे भी करके मंजिल तक पहुंच गए, फिर तो जरूर हम इस तूफान से बचकर निकल जाएंगे। एक पल बाद ध्रुव ने भारी आवाज में कहा, परी, तैयारी करो, हमें कैसे भी करके आगे बढ़ते रहना है। तुम नाव को अपनी शक्तियों से बचाओ और मैं उसकी रफ्तार काबू करता हूँ। ध्रुव की बात सुनते ही परी ने हामी भरी और वो तुरंत नाव के बीचों बीच जाने लगी। इस दौरान उसके शरीर से शक्तियां निकल रही थी जो उस नाव को पूरी तरह सुरक्षित कर रही थी। इतने में ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा,
करिश्मा, टीना, कसकर पकड़ना, चलो चलते हैं। ये कहते ही ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ लहराए और वो शक्तियां नाव में भरते हुए आगे बढ़ने लगा। इतने में वो तूफान भी तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे उस नाव से जाकर टकरा गया। दोनों के टकराते ही वो नाव बहुत तेज कांपने लगी। उसमें से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे कि वो नाव तूफान से टूटने ही वाली थी। इसके बावजूद ध्रुव ये भी समझ रहा था कि खुद परी भी ज्यादा देर तक इस हमले को नहीं झेल पाती, इसलिए सभी को कैसे भी करके जल्द से जल्द बाहर निकलना ही था। ये ख्याल ध्रुव के दिमाग में जैसे ही आया तो उसने दांत पीसते हुए अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकाली। उसकी शक्तियों की वजह से वो नाव और ज्यादा तेजी से आगे जाने लगी। आखिर में परी की शक्तियां, जिन्होंने पूरी नाव को घेर कर रखा था, धुंधली और कमजोर पड़ने लगी। परी के ऐसे हालात होते थे, ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, करिश्मा, परी की मदद करो। ध्रुव की बात सुनते ही करिश्मा ने भी फिजूल की कोई बात नहीं की और तुरंत अपने हाथों से ढेर सारी शक्तियां निकालनी शुरू की। उसका शरीर फिलहाल पर्पल रंग से चमकने लगा था, जिसकी चमक में करिश्मा का शरीर भी बड़ा होने लगा। करिश्मा एक बार फिर वो बड़ी लड़की में बदल गई थी, जिसे ध्रुव पहले भी 1-2 बार देख चुका था। अब जो कि करिश्मा की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो उसने तुरंत पर्पल चमक के साथ एक अजीब सी शक्ति बाहर निकाली, जो सीधे परी की शक्तियों से चिपक गई। परी की शक्तियों से चिपकते ही अचानक से वो दोनों शक्तियां एक खतरनाक और ताकतवर जानवर में बदलने लगी, जो देखने में उस बड़े से तूफान से भी ज्यादा खूंखार दिख रहा था। फिर उस जानवर से निकलती शक्तियां हर दिशा में फैलने लगी, जिससे उस खतरनाक तूफान की ताकत कम होने लगी। इस दौरान करिश्मा ने भी अपनी और शक्तियां नाव के चारों तरफ भर दी। उसके हाथों से फिलहाल एक अजीब सी पर्पल रंग की चमक निकल रही थी, जिसके देखते ही अचानक कुछ होने लगा। इस चमक से टकराकर जो शक्तियां नाव को तबाह करना चाहती थी, वो भी वापस होने लगी। भले ही वो चमक असरदार साबित हो रही थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने पर करिश्मा की शक्तियां बहुत जल्द खत्म होने लगी। वो चमक कुछ देर तक तो बरकरार रही, जिसके बाद वो लगातार हमलों के चलते टूटने लगी। तभी टीना ने सुरंग के दूसरी छोर की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव भैया, बस कुछ मिनट और, हम इस सुरंग से बाहर निकलने ही वाले हैं। ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी नजर ऊपर करते हुए देखा कि थोड़ी दूरी पर एक चांदी के रंग का गोला दिखाई दे रहा था। यही वो जगह थी जहाँ पर यह चमत्कारी रास्ता खत्म होता था। मगर इसके पहले कि ध्रुव और बाकी लोग खुशी मना पाते, तभी ध्रुव ने एक नजर अपने पीछे दिखते हुए तूफान को देखा, जो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक और जंगली हो गया था। उसमें से एक अजीब सा खिंचाव निकल रहा था, जो हर तरफ की चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था। वहीं उस खतरनाक तूफान के इस ताकतवर खिंचाव के चलते अचानक से उस नाव की रफ्तार धीमी होने लगी। नाव की रफ्तार को कम होते देख ध्रुव की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। इस डर के साथ ध्रुव ने चिल्लाते हुए अपने शरीर के हर हिस्से से शक्तियां निकालनी शुरू की और उसे नाव में भरता गया। इतनी शक्तियों से उस नाव की रफ्तार वापस थोड़ी बढ़ गई, मगर साथ ही तूफान का खिंचाव भी लगातार बढ़ता गया। एक झटके में जैसे तूफान को वो नाव अपनी दुश्मन लगने लगी और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी ध्रुव ने दर्द भरी आवाज से करिश्मा की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा, मैं जितनी शक्तियां लगा सकता था सब इस्तेमाल कर चुका हूँ। मेरी शक्तियों से इस नाव की रफ्तार और ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इस तरह तो एक खौफनाक तूफान हमें अपना शिकार बना लेगा। करिश्मा, जल्दी यहाँ आओ और इस नाव में शक्तियां भरो। ध्रुव के इस अंदाज को देखकर करिश्मा काफी हैरान हुई, मगर उसने वक्त जाया ना करते हुए सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ते रहना जारी रखा। अगले ही पल वो उस जगह पर आई और उसने अपनी शक्तियां निकालकर सीधे उस नाव में भरनी शुरू की। इस दौरान ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ पीछे किए और उसकी पीठ से बड़े पंख बाहर निकल आए। उसके बाद ध्रुव सभी की नजरों के सामने उस नाव से दूर जाने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए, मगर हकीकत में ध्रुव उस नाव के पीछे वाले हिस्से तक जा रहा था। वहां पहुंचकर ध्रुव ने अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने शुरू किए, जिसकी ताकत से वो नाव और तेजी से आगे बढ़ने लगी। इतने में ध्रुव ने अपने पैरों तले चांदी के रंग की चमक भी जलाते हुए तूफान के उस ताकतवर खिंचाव से दूर जाना शुरू किया और वो उस नाव को ढकेलता गया। लेकिन बदकिस्मती से तूफान का खिंचाव हर गुजरते लम्हे के साथ और ज्यादा ताकतवर होता गया, इसलिए धीरे धीरे वो नाव आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ खिंचने लगी। ये देखकर ध्रुव की आंखों में एक खौफ नजर आने लगा, जिसके साथ वो अपने पंख और तेजी से फड़फड़ाने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए चिल्लाकर उस नाव को धकेलना शुरू किया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान ध्रुव के पंखों पर भी तूफान का असर दिखने लगा था, जिस वजह से ध्रुव को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। आखिर में नाव तूफान से बचकर सुरंग के दूसरे छोर में कहीं गायब हो गई। जब ध्रुव ने देखा कि वो नाव तूफान से बच गई, तो उसने एक चैन की सांस ली, मगर अभी भी ध्रुव को वहां से बाहर निकलना था। वो जैसे तैसे उड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा था, मगर इस एक पल के इंतजार के चलते उस तूफान का खिंचाव कई ज्यादा गुना बढ़ गया। इस वक्त ध्रुव पीछे जाता जा रहा था और उसने दर्द और मजबूरी महसूस कर अपने दांत पीसते हुए कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर ध्रुव चिल्लाते हुए बची कुछ शक्तियों के इस्तेमाल से सीधे उस सुरंग के छोर पर पहुंचकर वहां से गायब हो गया। सुरंग के दूसरी तरफ हरियाली से भरा एक इलाका था,
जिसमें पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वहीं उस जगह के बीचों बीच बहुत सारी रहस्यमयी सील्स दिखाई दे रही थी। वो सील्स चांदी के रंग की तरह चमक रही थी और दिखने में काफी अजीबोगरीब दिख रही थी। उस इलाके में काफी खामोशी फैली हुई थी और उसमें चांदी के रंग की नाव बीच में गिरी हुई थी। वो नाव धीरे धीरे छोटी होती गई, जिसके बाद वहाँ 3 लोग दिखाई दिए। उन तीनों की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इतने में परी ने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा कि ध्रुव वहाँ नहीं था। ये देखकर वो काफी परेशान हो गई और उसने हड़बड़ाकर पूछा, ध्रुव कहाँ है? वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? इस वक्त करिश्मा भी वापस बच्ची बन गई थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी। वहीं टीना भी इस वजह से एक पल के लिए हैरान रही, लेकिन जब उसने जमीन पर देखा तो उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, भैया बिल्कुल ठीक है, वो सुरंग से बाहर निकल चुके हैं। टीना की बात सुनकर परी और करिश्मा दोनों हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ सवाल किया, अगर ऐसी बात है तो वो आखिर है कहाँ पर? इस पर टीना भी थोड़ी सोच में पड़ गई और उसने हल्की झिझक के साथ कहा, मैं इतना तो जानती हूँ कि वो सुरंग से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सुरंग का दूसरा छोर ऐन वक्त पर बदल गया, इसलिए भले ही वो सही सलामत बाहर आ गए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो फिलहाल मध्य इलाके के किसी हिस्से में ही होंगे, मगर वो हिस्सा कौन सा है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और टीना के इतना कहते ही करिश्मा और परी ने फिक्र के साथ एक दूसरे की तरफ देखा और वो ध्रुव के लिए परेशान होने लगे। वहीं इस जगह से काफी दूर एक लाल रंग के रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थी और वहाँ की मिट्टी उड़ते हुए हर तरफ फैलती जा रही थी। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी और वहाँ ढूंढने पर भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। वहाँ चारों तरफ तो सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। अगर यहाँ कुछ था तो वो थे छोटे छोटे पौधे, और वहाँ एक काले कपड़ों वाला लड़का दिखाई दिया। इतने में वो लड़का अचानक से हिलने लगा और उसकी बंद आंखें धीरे से खुली। आंखें खुलने के बाद जब उसने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा तो उसके जहन में ख्याल आया, आखिर मैं हूँ कहाँ पर? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। इसके बावजूद ध्रुव ऐसी थकान में था कि वो तुरंत अपनी आंखें नहीं खोल पाया। अगली बार जब ध्रुव की आंखें खुली, आंखें खोलते ही ध्रुव को देखा कि अब वो उस रेगिस्तान में नहीं गिरा था। इस एहसास के चलते उसने आसपास नजरें घुमाई और वो समझ गया कि फिलहाल वो किसी बग्घी में बैठा था। इसका मतलब साफ था कि किसी ने उसे ढूंढ लिया था। फिर ध्रुव ने देखा कि उसके कपड़े बदल दिए गए थे और साथ ही उसका खून भी पोंछ दिया गया था। ये महसूस कर ध्रुव ने हड़बड़ाकर अपने हाथों को देखा, जिसमें उसे स्टोरेज अंगूठियां सही सलामत दिखी। इस पर ध्रुव ने चैन की सांस ली कि तभी पर्दा अलग हुआ और एक ताकतवर दिखने वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, छोटे भाई क्या तुम जाग गए? ये आवाज सुनकर ध्रुव ने गौर से उस आदमी को देखा। भले ही ध्रुव बहुत बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसकी अंदरूनी शक्तियां अभी भी काफी मजबूत थी। उसकी मदद से ध्रुव ने पता लगाया कि वो आदमी एक ताकतवर ड्रोन था जो बहुत जल्द शक्तिमान बनने वाला था। तभी उस आदमी ने हंसते हुए ध्रुव से आगे कहा, हम लोगों ने तुम्हें रेगिस्तान में किसी लाश की तरह लेटे हुए देखा। हमें लगा कि शायद तुम मर गए होंगे क्योंकि तुम्हारे जख्म इतने बुरे थे, लेकिन किस्मत से तुम्हारी सांसें चल रही थी, इसलिए हम समझ गए कि तुम्हें ठीक किया जा सकता है। खैर, मेरा नाम है शिशिर और मैं समरदल से आया हूँ। इस बार किस्मत से हमारा काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा था, इसलिए तुम हमें मिल गए। मानना पड़ेगा छोटे भाई, तुम्हारी किस्मत तो जोरदार है। उस रेगिस्तान में भेड़ियों के बहुत से खतरनाक किस्से सुनने को मिले हैं मुझे। ये लोग किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि कोई मामूली दक्ष तक उनके सामने टिक नहीं सकता। अगर इन भेड़ियों ने तुम्हें ढूंढ लिया होता तो तुम्हारी हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं बचता। इस पर ध्रुव ने शिशिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शिशिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वहीं ध्रुव की बात सुनकर शिशिर ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं दोस्त, जब भी हम बाहर होते हैं तो जरूरतमंद की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और तो और हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, तुम्हारे जख्म ठीक करना तो हमें आता ही नहीं है। एक बार हम तिनामा शहर पहुंच जाएं, फिर मैं किसी हकीम की मदद मांगकर तुम्हें ठीक करा दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या बताऊं कि इन हकीमों का गुरूर कितना ज्यादा होता है, यहाँ तक कि हमारे समरदल के लीडर तक उनसे इज्जत से बात करते हैं। शिशिर की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराता रहा। इतने में ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया और उसने झिझक के साथ पूछा, बड़े भाई शिशिर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह मध्य इलाका है या नहीं? ये सुनकर शिशिर ने हल्की हैरानी के साथ ध्रुव से कहा, हाँ छोटे भाई, ये मध्य इलाके का उत्तरी इलाका है। वैसे क्या तुम मध्य इलाके के नहीं हो? इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने बेझिझक होकर शिशिर को चमत्कारी रास्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। वहीं उसकी बात सुनने के बाद शिशिर को सब समझ आया और उसने कहा,
अच्छा, तो तुम आयामों के तूफान में फंस गए थे, तभी तुम्हारे जख्म इतने गहरे हैं। लेकिन सच में तुम्हें अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आयामों के तूफान से बच पाए हैं। हमारे समर दल की तो एक पूरी टुकड़ी ही ऐसे तूफान में मारी गई जब वो चमत्कारी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा शिशिर भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मध्य इलाके के उत्तरी हिस्से की दूरी बिल टावर से कितनी होगी? तो क्या ध्रुव पहुंच पाएगा समय रहते बिल टावर पर? जानने के लिए सुनते रहिए दीवानी नूनली आरजे रिवांश के साथ सुपर हीरो।